हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF 2022 एंड वी आर स्टडीइंग यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो IR से हमने ढेर सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट पर। आप एडुटेनमेंट डालेंगे या फिर स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मेरे सारे सेशंस। सो आप जाकर के देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैंने कराया हुआ है लास्ट क्लासेस में। लास्ट सेशंस जो भी लिए हैं मैंने उन सब में करवाया है मैंने। सो आप देख सकते हैं उनको। आज हम बात करेंगे, लास्ट हमारा जो टॉपिक था, लास्ट सेशन का जो लास्ट टॉपिक्स थे वो था हमारा लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। सो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है, उन सेशंस को नहीं देखा है, तो आप प्लीज जाइए यूट्यूब पर और उन सेशन को देख सकते हैं, ताकि आपके मेन फोकस क्या है मेरा कि आपका थ्योरी पार्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप MCQs PYQs आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और उनको रिटेन कर रख पाएंगे अपने माइंड में। सो मेन चीज क्या होता है, जो मेन मोटो है कि आपके माइंड में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिटेन रखना। रिटेन कैसे रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्मेशन आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उससे बहुत अलग होता है। थ्योरी तो आपने सिंपल सिंपल पढ़ लिया और समझ लिया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो मेनली क्या है कि आपका अगर बेस मजबूत रहेगा, आपके थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बावजूद रिटेन रखना मुश्किल होता है, वो रिटेन कर पाएंगे आप अपने माइंड में, रिटेन रख पाएंगे टिल द एग्जाम। एग्जाम हॉल में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग क्वेश्चन को मतलब इजीली गलत करके आ जाते हैं। तो गलत करके क्यों ना आए, उसके लिए भी मेथड है, उसके लिए भी टेक्निक है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के आप कर सकते हैं। वो जब मैं पढ़ाऊंगी आगे, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी किस तरह से आप गलतियां करने से बच सकते हैं, और किस तरह से आप क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आए तभी भी आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। राइट। सो फिलहाल आज के लिए हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है इस सेशन का वह है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, उसकी बात करेंगे हम। राइट। सो देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। So here, the concept of industrial democracy is a complete departure from the traditional concept of autocratic management or one-man governance. It means the application of democratic principle in managing industrial units. It is a supplement of political democracy in which all citizens are treated as equal and are allowed to participate freely in the affairs of the state indirectly, i.e., through elected representatives. In industrial democracy, just a second. It is a supplement of political democracy in which all citizens are treated as equal and are allowed to participate freely in the affairs of the state indirectly, i.e., through elected representatives. In industrial democracy, workers are treated as responsible partners of the enterprise and are allowed to participate in the decision making process through different methods. Workers are given the right of self expression and an opportunity to communicate their views on framing the policies of the company. सो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से क्या आपको समझ में आता है कि आप हेडलाइन से समझ सकते हैं, टाइटल से ही समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो आपको समझना क्या है, उसका डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होती क्या। डेमोक्रेसी का मतलब कि लोग स्वतंत्र हो प्रजातांत्रिक, लाइक राइट। सो उसमें क्या होगा कि हर कोई फ्री हो, डेमोक्रेटिक हो अपने डिसीजन लेने में, सजेशंस को देने में, सुझाव को देने में, या तो वो टॉप मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल वर्कर्स हो। तो वो हर किसी को, पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास आप अथॉरिटी होती थी, पावर होता था कि वो डिसीजंस को ले सके, नए रूल्स बना सके, नए सजेशंस दे सके, नए नई चीज़ों में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उनके आइडियाज दे सके। तो वो सिंगल हैंडेड कहते हैं कि अथॉरिटी हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो गया मैनेजमेंट में, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। जहां पर डेमोक्रेसी है, इंडस्ट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी है
तो वहां पर हर हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, जिसमें वो अपने अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको एक तरह से, कि वो अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाए, क्या ग्रीवियांसेस हैं वो शेयर कर पाए अपने मैनेजमेंट से, अपने मैनेजर से, अपने लाइक टीम मेंबर से, कहाँ पे सुधार क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं उन्हीं को पता है कि कहाँ पर किस चीज की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का निवारण क्या है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए बेस्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, राइट। सो क्या मशीनरी, सपोज कोई मशीनरी ही यूज कर रहे हैं, तो उस मशीनरी अगर वो ठीक से लाइक, क्या होता है कि काफी टाइम से जो चीजें चलती आ रही हैं, हो सकता है कि वो एब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलीट हो सकती हैं, बिकॉज कि जब टेक्नोलॉजी बदल गई है, चीजें तरीका बदल गया है, वही चीज अगर आपको फास्ट करने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो उस टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट भी होना जरूरी है। पहले हाथों से काम करते थे, मैनुअल काम करते थे, वो उन काम को करने के लिए मशीन्स आ गई हैं। कुछ चीजों को पहले से ही मशीनरीज का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि उनका काम बिना मशीन के नहीं हो सकता है। लेकिन वो मशीनरी अब ओल्ड हो चुकी है, उनकी टेक्निक पुरानी हो चुकी है, तो वो मशीनरीज न्यू टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आनी चाहिए ताकि काम और आसान हो जाए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं, जो काम फ्लोर पे कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो डिसीजंस लेते हैं, तरीके बताते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और आपको गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में काम होना चाहिए, आपको डायरेक्शंस देते हैं। लेकिन उन सारे डायरेक्शंस, उन सारे गाइडेंस के बाद काम कौन करता है? काम तो वर्कर्स ही करते हैं। तो बेस्ट आइडिया आपको कौन दे सकता है? बेस्ट आइडिया आपको सिर्फ वर्कर्स ही दे सकते हैं जो काम कर रहे हैं। जिस काम को जो कर रहा है वो बेटर जानता है कि इस काम में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये इस काम का क्या परफॉर्मेंस है, कितना इनपुट इस चीज को देना है, इस काम को करने के लिए कितना इनपुट लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा। तो ये कहते हैं कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, सबको एक समान लेवल से, लेवल का अधिकार दिया गया है कि वो अपने अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को कहें, सजेशंस दें, सुझाव दें, ताकि डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबकी बातों को सुनने के बाद एक डिसीजन निकाला जाए कि ठीक है, इस चीज को करने के लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबने, मोस्ट ऑफ द पीपल ने इस बात को ही कहा है, इस बात को ही सपोर्ट किया है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को हम समझेंगे और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का यही मतलब है, राइट। सो अब देखेंगे आगे कि एच ए क्लेग ने क्या कहा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को लेकर के। जस्ट एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी is based on the existence of an opposition, industrial democracy is contingent upon the existence of an opposition within the industry to the prevailing power of management ownership. It is said that in democracy, the government is by the people of the people of the government is by the people, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों के लिए होती है, राइट। ऑफ द पीपल होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के लोगों के लिए होती है, राइट। क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, वो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई बनती है तो बाय द पीपल, मतलब कि लोगों के द्वारा ही तो गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट अगर वो लाइक आम जनता अगर वोट ना करे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनाएगा? आम जनता ही तो बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बनी है तो लोगों के द्वारा ही बनी है, तो गवर्नमेंट इज द बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और बनती क्यों है? लोगों के लिए बनती है, पीपल के लिए बनती है, पीपल के द्वारा बनती है, पीपल के लिए बनती है, और पीपल पीपल ही बनाते हैं और पीपल के लिए बनती है, राइट। सो सिमिलरली इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स दैट मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा बनती है, लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है। बट हियर वी लिमिट द scope to the people, to management, representatives and employees. Thus, the concept of industrial democracy gives birth to the concept of workers participation in management. So मैंने क्या कहा कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना, इसका मतलब कि वहां पर इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको दिखता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जोर शोर से है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, या फिर उनको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है उनके पार्टिसिपेशन का, उनके सजेशंस को लिया जाता है, उनके सजेशंस के बेसिस पे डिसीजंस बनाए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, इट मीन्स इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है। दिस इज हाउ वी डिफाइन द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। और
अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो, कोई लैक नज़र आ रहा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उस पर वर्क करूँगी फॉर श्योर। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के, किन वजह से ये किया जाता है, किन वजह से आप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ज़रूरी है, यू कैन से देखेंगे। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ वर्कर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक बिलोंगिंगनेस हो, टू क्रिएट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब कि एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन बनाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ऐसा ना समझे कि हम आ रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें सैलरी मिल रही है, हम सिर्फ इसलिए आते हैं, नहीं। एक रिलेशनशिप बनना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंप्लॉइज का एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉइज के साथ, तो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड एक्टिविटीज एमंग एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज के अंदर एक कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक कहते हैं कि एक निष्ठा होनी चाहिए, जिसके थ्रू उनको उनका फोकस होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या प्लान है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनके लिए काम करें। ना कि सिर्फ वो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। तो ये कहाँ से होता है, ये बिलोंगिंगनेस से ही होता है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होगी तो बिलोंगिंगनेस होगा, अपनापन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, उनके प्लान्स को, उनके एक्टिविटीज को अपना समझेंगे। थर्ड है, टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड फोर्थ है, टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉयज। राइट, सो टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज का कहते हैं ना साइकोलॉजिकल नीड्स का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, कि वो एक मेंटली रूप से, साइकोलॉजिकली रूप से सेटिस्फाई हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से। और लास्ट है, टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉयज, कि लास्टली क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी को भी डिग्निटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक एक पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि आई एम समथिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम समथिंग फॉर देम। राइट, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ उनके लिए, मेरी इंपॉर्टेंस है, तो वो डिग्निटी होनी चाहिए। तो इन सेंस के लिए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। राइट, सो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और अदर टॉपिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं आपके सामने। ये टॉपिक्स आप बिल्कुल मत मिस करिएगा, मैं अपकमिंग सेशन जो भी लूंगी उनमें आपको ये सारे सेशंस करवाऊंगी, सारे टॉपिक्स करवाऊंगी। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।